जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ मोड यूपीएससी पावर्ड हाइपोथेसिस में। मैं ध्रुव जानी। हाइपोथेसिस में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत हमारा जो अभ्यास है वह कर रहे हैं और उसके तहत हमने 2-3 प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं उसकी बात की, उसका जिक्र किया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे एग्जाम पे नहीं पड़ने वाला, मगर जो एक क्रमिक व्यू को डेवलप करने के लिए हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसी को डेवलप करने के लिए हम लोग हमारा जो यह बैकग्राउंड है उसमें प्री हिस्टोरिक जो कल्चर है उसकी बात कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। आज की जो सभ्यता है वह एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसमें हमने बेबीलोन की सभ्यता के बारे में देखा, सुमेर की सभ्यता के बारे में भी देखा। अब जो तीसरी है वह असीरिया की है। इसका भौगोलिक उसकी जो स्थिति है वह सेम है, मगर इसका जो समय काल है वह आगे पीछे है। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति, राजकीय इतिहास और राजतंत्र के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जो अन्य तथ्य है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, असीरिया की सभ्यता। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। असीरिया का प्रदेश बेबीलोन के उत्तर में लगभग 300 माइल यानी कि 480 किलोमीटर दूर बसा था। बेबीलोन के उत्तर में नॉर्थ हमने देखा था कि मेसोपोटामिया में एकदम जो दक्षिणतम प्रदेश है वह सुमेर का है। सुमेर से जैसे जैसे हम लोग उत्तर की तरफ आए तो बेबीलोन आएगा, और बेबीलोन में से अभी भी अब उत्तर तरफ जाए तो हमारा जो है असीरिया आएगा। असीरिया की संस्कृति यूफ्रेटिस की सहायक नदियों के तट पर बसी है। यूफ्रेटिस हमने देखा था कि 2 नदियां हैं, तो उनमें से जो लेफ्ट हैंड वाली है वह रहेगी यूफ्रेटिस, और जो राइट हैंडेड है वह है टिग्रिस। तो यह नदी के तंत्र के आसपास, यह नदी तंत्र के आसपास यह पूरी जो सभ्यता थी उसका उद्भव हुआ, विकास हुआ था। यह पहाड़ी प्रदेश था, इसलिए यहाँ की जो प्रजा थी वो भी कठोर थी। यहाँ का प्रदेश जो था वह एकदम माउंटेनियस रीजन था, और उसकी वजह से वहाँ की जो प्रजा थी वह प्रजा भी जो है अपने देह से कठोर थी, अपने शरीर से एकदम कठोर थी। देखिए, यहाँ हमें एक मानचित्र दिया गया है, हालांकि आपके लिए ही बनाया गया है। यह असीरिया है, एकदम मध्य में। अब उत्तर की जो दिशा है वह नॉर्थ है, तो अब हमें एकदम जो है मालूम पड़ेगा उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है। देखिए, उत्तर तरफ तुर्की आएगा, दक्षिण में इराक है और सऊदी अरब है। वहीं पश्चिम में सीरिया आएगा, और उत्तर के बाजू अजरबैजान नामक आज का जो देश है वो पड़ता है। देखिए, उत्तरी इराक व दक्षिण पूर्वी तुर्की, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ ये जो 2 देश है वे पड़ते हैं। ब्लैक सी भी है, मेडिटेरेनियन सी भी है, सऊदी अरब भी है और इराक भी है। तो कुल मिला के लैंडलॉक्ड प्रदेश है, और जो आज की जो गल्फ कंट्रीज है उससे घिरा हुआ है और मध्य एशिया में स्थित है। देखिए, ये यहाँ का मैप है। दरअसल असीरियन अंपायर का मैप है, जिसका हमें अभी कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इसकी स्थिति ही देखनी है, भौगोलिक स्थिति ही देखनी है। यह सुमेर है, यह पूरा सुमेर का प्रदेश है। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बेबीलोन आएगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो पूरा असीरिया आएगा। तो दिस इज द सिचुएशन। सुमेर, सुमेर से ऊपर जाओ तो बेबीलोन, बेबीलोन से ऊपर जाओ तो असीरिया, और यहाँ इसके महत्वपूर्ण नगर भी है, जिसमें असूर है, नीनीवे है और कई सारे नगरों का समावेशन होता है, जिसका जिक्र हम लोग आगे के हमारे उपाख्यान में देखेंगे। तो दिस इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन। कुछ खास नहीं है, हमने देखा ही था सुमेर में और बेबीलोन में सेम मैप आएगा, मगर सिर्फ जो स्थान है वह थोड़ा उत्तर की तरफ होगा, और समय जो है उसमें थोड़ा फेरफार देखने को मिल सकता है। देखिए, इस सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण नगर थे, जिसमें असूर, कालक, अरबेला और निनीवे है। देखिए, यह आज के नाम है। प्राचीन नाम आप देख सकते हो, कालत सेरघाट, भमरूद, इरबिल और क्यूयूजिक। ये हमें याद बिल्कुल नहीं रखने हैं, सिर्फ हमारी जानकारी के लिए हमें याद सिर्फ अभी के नाम रखने हैं, और वो भी एक जो है हमें आइडिया है इसी तरह। देखिए, यहाँ हमारे पास मैप है जिसमें सिटी स्टेट्स हमें दृश्यमान हो रहे हैं। यह पूरा असीरिया का इलाका है, और इसमें अरबैत है, निनीवे है। निनीवे थोड़ा उत्तर में पड़ता है, ये हमें याद रखना है। असूर है और अरप्पा है। तो दिस आर द स्टेट्स।
सिटी स्टेट्स हम उसे कह सकते हैं, नगर राज्य उसे कहना उचित रहेगा। सुमेर से उद्भव हुई संस्कृति का बेबीलोन में विकास हुआ। देखिए, सुमेर से संस्कृति का उद्भव हुआ और आगे चल के यह जो बेबीलोन का प्रदेश है, यहाँ इसका विकास हुआ। जन्म सुमेर में, विकास जो है वह बेबीलोन में। बेबीलोन का प्रदेश जीत के असीरिया प्रजा ने वहां अपनी संस्कृति बचाई और आगे की पीढ़ी को भेंट की। बेबीलोन के प्रदेश में बेबीलोन के जो राजा थे, वहाँ की जो सत्ता थी, वो जैसे ही दुर्बल बनी तो असीरिया के लोगों के द्वारा वह पूरा इलाका जो है वह उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया और वहाँ उन लोगों ने अपनी संस्कृति जो है वह बसाई, आगे बढ़ाई। प्रागैतिहासिक संस्कृति की अगर बात करें तो बहुत ही कम हमें अवशेष मिले, हालांकि मिले जरूर है, मगर जैसे हमने इजिप्ट के बारे में देखा, सुमेर की संस्कृति के बारे में देखा, वैसे जो है बहुत ही मात्रा में हमें यहाँ से अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ ही जगह से, चुनिंदा जगहों से हमें अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें निनिवे का हम लोग जो है समावेशन कर सकते हैं, निनिवे शहर का। यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक हमें सबको पता है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात है यह। और अवशेषों में मुख्यतः भौमितिक चित्र है, भौमितिक चित्र की यहाँ बात हो रही है। ये हमें काफी मात्रा में मिले हैं और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ एक प्रागैतिहासिक संस्कृति जो थी वह बसी थी। वहाँ यहाँ जो प्राग काल में लोग थे वे रहते थे। निनिवे के पास से छोटा डटा हुआ में गांव मिला है। निनिवे है यानी कि उत्तर असीरियन जो एरिया है, असीरिया का उत्तरी भाग, उसमें निनिवे नगर है और उसके आसपास से उत्खनन समय के दौरान हमारे जो उत्खनन करता है उन लोगों को, या इतिहासकार है उन लोगों को, एक पूरा डटा हुआ छोटा सा नगर जो है वह दृश्यमान हो रहा है। नगर के इष्ट देव असुर के नाम, यहाँ के मुख्य नगर का नाम असुर व देवी नीना से निनिवे का नाम पड़ा था। ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज के हमारे भारत में, हमारी आज की भाषाओं में असुर का मतलब होता है दैत्य, मगर इट वॉज अर्ली टाइम्स, इट वॉज ए डिफरेंट लैंग्वेज। तो इसी की वजह से यहाँ असुर नामक एक मुख्य देव था। ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। असुर नामक एक देव था, असीरियन मुख्य था, असीरियन लोगों का इष्ट देव था। मुख्य नगर का नाम असुर व देवी नीना से, गोडेस नीना से निनिवे नामक गांव का जो नाम है वह पड़ा था। तो यहाँ से हम ये भी तात्पर्य निकाल सकते हैं, ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ की जो प्रजा थी वह एकदम धर्म के प्रभाव में थी, धर्म से रंगीन थी। तभी तो पूरे पूरे शहर के नाम जो है वे देव के नाम के ऊपर रख दिए थे। आगे अगर देखें तो प्रजा के बारे में, तो असीरिया की प्रजा जो थी वह मिश्र थी। कोई विशिष्ट लक्षण जो था वह इन प्रजाओं में गैरहाजिर था, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ का समाज सिमेटिक व बिन सिमेटिक प्रजा के गुणों के मिश्रण से बना था। सिमेटिक प्रजा के गुण भी थे यहाँ की प्रजा में और बिन सिमेटिक प्रजा के गुण भी थे, यानी कि सुमेर और बेबीलोन, यह दोनों प्रजाओं के गुण थे और इनमें से यहाँ की प्रजा का जो है वह निर्माण हुआ था। यहाँ की भाषा का उद्भव सुमेर की प्राचीन काल से चली आ रही भाषा से हुआ था, यानी कि कुनिफोन की बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि सुमेर में कैसी जो कुनिफोन थी वो इजिप्ट की भाषा से भी कहीं पुरानी थी, यानी कि हायरोग्लिफ से भी कहीं पुरानी थी। तो यहाँ की प्रजा की जो भाषा थी उसकी जो प्रेरणा थी वह सुमेर की कुनिफोन से मिली है। यहाँ की प्रजा को पड़ोसियों से हमेशा संघर्ष रहता था और इसीलिए यहाँ की प्रजा को हर हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि बहुत बार जो है संघर्ष जो है वह होता रहता था। असीरिया के नगर राज्यों को जागरूक रहना पड़ता था। यहाँ के लोग बदन पे फटे वस्त्र धारण करते थे। पुरुष दाढ़ी मूछ बाल लंबे रखते थे। फटे वस्त्रों का कारण है गरीबी। अधिकांश जो समाज था वह गरीबी से पीड़ित था। स्त्रियां भी लड़ने का जुस्सा रखती थी और युद्ध मैदान में वे भी उतरती थी और वे पूरे कपड़े पहनती थी। वे पूरे कपड़े पहनती थी। अब अगर हम राजकीय इतिहास की बात करें तो राजकीय इतिहास के संदर्भ में असीरिया ने कई सारे पराक्रमी राजा देखे, जिसमें हम हमरूबी का समावेश कर सकते हैं, सेनाचरीब का समावेश कर सकते हैं, अशुरबानीपाल को गिनती में ले सकते हैं, उसका समावेश कर सकते हैं। सारागोन द्वितीय जो था वो भी अत्यंत पराक्रमी महापराक्रमी राजा था।
तो इन सब सारे राजाओं का जिक्र जो है वो हम असीरिया के राजकीय इतिहास में कर सकते हैं। एक के बाद एक नोंदनीय जो राजा और उसके द्वारा किए गए नोंदनीय जो काम थे उसका जिक्र हम लोग यह पूरे राजकीय इतिहास के संदर्भ में करेंगे। तो देखते हैं, राजा हेमरूबी के अवसान के बाद बेबीलोन पे कैसाइट लोगों ने राज किया, कैसाइट पीपल, और उन लोगों ने काफी जो है सालों तक यहाँ पर राज किया था। इसका लाभ असीरिया के राजा सालमनेसर प्रथम ने बेबीलोन के अनेक नगर राज्यों को कब्जा करके लिया। कैसाइट लोग थे, वे काफी समय तक यहाँ राज कर रहे थे, फिर धीरे धीरे कैसाइट लोगों की सत्ता भी दुर्बल बनी और इसी की वजह से असीरिया के राजा सालमनेसर, यह नाम हमें थोड़ा याद रखना है, ने बेबीलोन के अनेक नगरों के ऊपर कब्जा किया और जो है वहाँ अब अपनी संस्कृति जो है वह वहाँ स्थापने की बात करने लगा या तैयारी करने लगा। कालाखा नगर को अपनी राजधानी बना दी। कालाखा जो एक प्राचीनतम नगर था उसको अपनी राजधानी, अपना कैपिटल बना दिया। देखिए यह जो फोटोग्राफ है यह आपको दृश्यमान है, यह हेमरूबी का है जो एक प्राचीन समय का बहुत ही महापराक्रमी महासुधारक राजा था जिसने दुनिया को प्रथम जो है कानून संहिता भेंट दी। कानून संहिता, इसे धारा संहिता भी कहा जाता है, यानी कि कोड ऑफ लॉ हम लोग कह सकते हैं। सो ही वाज द फर्स्ट टू गिव द कोड टू द एंटायर वर्ल्ड। तो ये बात हुई हेमरूबी की। अब देखिए, असीरिया के इतिहास में प्रथम प्रतिभाशाली राजवी तिग्लथ-पिलेसर था। तिग्लथ-पिलेसर, यह फोटो दृश्यमान है आपको, ही इज द किंग एंड वह पराक्रमी राजा भी था ऐसा भी कहा जाता है। इतिहासकार JW, यहाँ W है, माफ कीजिएगा, JW दुरान के मुताबिक यह राजा ने हिटाइट अर्मेनिया जैसे 40 प्रदेशों की प्रजा पे अपनी शक्ति जो है और अपनी सत्ता जो है वह जमाई थी, यानी कि महापराक्रमी था, उसमें कोई शंका नहीं है। और वही साबित करने के लिए यह आंकड़े जो है वो हमें दिए गए हैं कि लगभग 40 प्रदेशों की प्रजा के ऊपर यह राजा ने अपना प्रभुत्व है वह सफलतापूर्वक जमाया था। एक अनुसूची अनुसार यह राजा ने रथ में बैठ के 800 सिंह और जमीन पर उतरकर 120 सिंहों को मार गिराया। देखिए यह एक थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, यह बात हमें माननी नहीं होगी, मगर यह राजा बलवान था उसमें हमें कोई शंका नहीं है। और उसका ही जो बल है वो साबित करने के लिए अनुसूची में यह आंकड़ों के सहारे लिए गए हैं जो कि थोड़े अतिशयोक्ति से पूर्ण है। यह राजा ने इजिप्ट के राजा से वसूलात की। इजिप्ट के राजा को दरअसल मजबूर किया, राजकीय रूप से राजकीय प्रेशर देके, और इजिप्ट के राजा को सरेंडर करने तक मजबूर कर दिया था। ईसा पूर्व 730 आसपास तिग्लथ-पिलेसर ने बेबीलोन पर कब्जा कर दिया। अब वो बेबीलोन के ऊपर भी अपना कब्जा जो है वह जमाने लगा। तिग्लथ-पिलेसर के बाद सत्ता पर असूर नासिरपाल आया। उसने 12 छोटे राज्यों को अपनी सत्ता के नीचे लिया, यानी कि वो भी थोड़ा सा पराक्रमी ही था। युद्ध में वो पराक्रमी था, युद्ध में वो उतरता था, सैनिकों के साथ ही लड़ता था, जीतता था। उसके पुत्र के विरोध से उसे सत्ता त्याग करनी पड़ी। उसका जो पुत्र था उसने सत्ता के लिए विद्रोह कर दिया और इसी की वजह से यह राजा को राजगद्दी जो है वह छोड़नी पड़ी। उसके बाद तिग्लथ-पिलेसर तीसरा और सरगोन दूसरा दोनों सत्ता पर आए। देखिए सरगोन दूसरा जो है वह महापराक्रमी था, महापराक्रमी, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यह जो फोटोग्राफ है थोड़ी ब्लर हो चुकी है, मगर आइडिया के लिए इट्स सफिशिएंट। आप देख सकते हो, ही इज सरगोन सेकंड। उसके समय में असीरिया की सत्ता मिस्र तक पहुंची, यानी कि द एम्पायर ऑफ असीरिया एक्सपांडेड टिल द एरिया ऑफ टुडेज इजिप्ट। सरगोन द्वितीय ने बाद असीरिया के इतिहास में सेनाचरिब नामक महापराक्रमी राजा आया। सेनाचरिब यह पराक्रमी तो था ही, मगर उसके साथ साथ क्रूर भी था, दयाहीन भी था, और जो मानवीय तत्व जो होने चाहिए वो इस राजा में नहीं थे। उसने अपने राज्य में विद्रोह को दबा दिया और विद्रोह को एकदम सख्ती से दबाया, विद्रोह करने वाले को मार ही दिया, ऐसा हम कहे तो भी चलेगा। उसने
89 शहर वो 820 जितने गांवों को लूटा, तहस नहस कर दिया पूरा जो विस्तार था मेसोपोटामिया का, अपना पराक्रम को दिखाने के लिए, जमाने के लिए। बेबीलोन का नाश किया, गिरजाघरों का भी नाश किया, देवों को कैद किया। बेबीलोन का नाश किया पूरे जो है शहर का, उसके साथ साथ वहाँ के जो स्थापत्य थे, वहाँ के जो धर्मालय थे, उसका भी नाश किया, और उसके साथ साथ वहाँ के देवों को कैद किया जो कि मानवी थे, जो हमें पता है। अनुश्रुति के अनुसार राजा सेनाचरीब ने बेबीलोन के प्रत्येक मानवी को मार दिया। एक अनुश्रुति का वृत्तांत हमें मिलता है, उसके मुताबिक सेनाचरीब ने इतना जुल्म गुजारा पूरे बेबीलोन पर कि बेबीलोन में जो मानव थे वह सबको चुन चुन कर यह राजा ने मार दिया। तो हम लोग सोच सकते हैं कि यह राजा जो है वह कितना क्रूर होगा, कितना कठोर होगा। उसके बाद सेनाचरीब ने निनीवे में अनेक इमारतें बंधवाई थी। निनीवे में अनेक इमारतें बंधवाई थी जिसमें महल थे, महलों के साथ साथ गिरजाघर थे, और अन्य स्थापत्य भी उसमें शामिल थे, अन्य स्थापत्य। सेनाचरीब के बाद उसका पुत्र इसरहेडोन सत्ता में आया। ऐसा कहा जाता है कि यह इसरहेडोन ने अपने पुत्र को मरवाया, क्योंकि हमें मालूम है कि तब इतनी कंपटीशन थी राजगद्दी के लिए, सत्ता के लिए, कि जो बेटा है वो अपने बाप को मारने के लिए जो है सोचता नहीं था, वो मार ही देता था, अपने भाइयों को मार देता था। तो ऐसा कोई प्रश्न यह राजा के सामने ना आए, इसीलिए उसने अपने ही पुत्र को मरवा दिया, अपने पुत्र को मरवाया। दूसरा, उसने इजिप्ट पर भी आक्रमण किया, इजिप्ट पर आक्रमण किया। उसके साथ अपने सैन्य को सुदृढ़ बनाया, अपने सैन्य को दृढ़ बनाया, या कह लीजिए सुदृढ़ बनाया। और कहा जाता है कि असीरिया के राजाओं में यह राजा जो था वह दयावान था। सब राजाओं की अगर तुलना की जाए तो इसरहेडोन जो था वह एकदम दयावान राजा था दूसरे राजाओं की तुलना में। बाद उसका पुत्र अशुरबानिपल सत्ता में आया। वो भी एक पराक्रमी राजा ही था अपने जो है बाप की तरह, और इसकी जो प्रोफाइल है वो हम देखेंगे। देखिए, यह इसका फोटोग्राफ है जिसमें हमें अशुरबानिपल दृश्यमान है। ही इज द किंग ऑफ अर्ली टाइम्स। देखिए, यह जो अशुरबानिपल राजा था, यह राजा दरअसल पहले तो एकदम क्रूर था, क्रूर व घातकी था। दूसरी बात, यह राजा इतना बलवान था कि ऐसा कहा जाता है कि यह राजा सिंहों के साथ द्वंद्व युद्ध करता था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी हिम्मत का जो स्तर था वह कितना ऊंचा था। सिंहों के साथ द्वंद्व युद्ध। महत्वपूर्ण बात यह है कि असीरिया में जो विकास जो था वह टॉच पर इस राजा के समय पहुंचा था। तो टेक्निकली हम लोग कह सकते हैं कि असीरिया के सुवर्ण युग का जो राजा था वह था अशुरबानिपल, या अशुरबानिपल का युग जो था वह असीरिया का सुवर्ण युग था। दोनों तरह हम लोग कह सकते हैं। असीरिया का सुवर्ण युग। ईसा पूर्व 629 में यह राजा की मृत्यु हो गई। यह राजा ने सत्ता जो है वो अपनी त्याग दी। उसके बाद राष्ट्रीय एकता न रह पाई, क्योंकि यह राजा थोड़ा पराक्रमी था तो पूरे राष्ट्र को पकड़े हुए बैठा था। मगर अब जो है जो पराक्रमी सत्ता थी वो अब चली गई। तो ऐसे हालत में जो राष्ट्रीय एकता थी वह कायम न रह पाई, और अलग अलग प्रदेशों से जो बाह्य आक्रमण थे वे होने लगे असीरिया की भूमि के ऊपर। देखिए, सामान्य रूप से युद्ध कैदी व गुलामों के कारण असीरिया का नाश हुआ था, ऐसा लगता है। युद्ध कैदी और गुलाम, युद्ध कैदी भी होते तो गुलाम ही थे, तो एकमात्र ही कारण है
गुलामों के द्वारा ही असीरिया का नाश जो है वो हुआ था, ऐसा माना जाता है। अशुरबनिपन का स्वभाव कठोर था, इसलिए शांति बनी रही। यह राजा जो था वह स्वभाव से कठोर था और जैसे हमने आगे जिक्र किया, वो घातकी भी था और क्रूर भी था, अमानवीय था। तो इसी की वजह से आजू बाजू वाले जो प्रदेश थे, वहाँ के जो लोग थे, उसमें भी यह राजा का जो डर था, और इसी की वजह से यह राजा के सत्ता के समय के दौरान पूरा असीरिया जो है वह सुरक्षित रहा था। तो यहाँ तक हमने राजकीय इतिहास की बात की, जिसमें हमने कई सारे राजा देखे और कई सारे राजाओं के द्वारा जो नोंदनीय कार्य थे उसका भी जिक्र किया। आगे हमें देखना है राजतंत्र, कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसा था, क्या वो अप टू द मार्क था या क्या वो अच्छा था, जिसका जो एनालिसिस है वो हम लोग इसी पोर्शन में करेंगे। असीरिया राज्य का विस्तार देखिए, यहां तक असीरिया का फैलावा हुआ था अप टू इजिप्ट, राइट फ्रॉम बेबीलोनिया। बेबीलोनिया तो बहुत ही करीब में है, तो वहां तो होगा ही, मगर अप टू इजिप्ट इट वाज एक्सपांडेड। बेबीलोन है, अर्मेनिया का प्रदेश है, मीडिया का प्रदेश है, पैलेस्टाइन आज का, सीरिया, फिनिशिया, सुमेरिया यानी कि सुमेर कह लीजिए, और आखिरी में इजिप्ट। तो दिस वाज द लैंड या दिस वाज द एम्पायर विच वाज अंडर द असीरियन कमांड। देखिए, इतना विशाल साम्राज्य बहुत कम प्राचीन संस्कृतियों ने देखा है। हमें मालूम है कि अधिकतम जो प्राचीन साम्राज्य थे वे बहुत ही छोटे थे अपनी भौगोलिक क्षेत्रफल में अपने, मगर असीरिया जो था वह उसमें अपवाद था, उसमें एक एक्सेप्शन था, और इसका जो एरिया है वह काफ़ी बड़ा था। इट वाज एक्चुअली ए मल्टीनेशनल एम्पायर। यहाँ महान साम्राज्य के बड़े नगर स्थानिक प्रशासन की दृष्टि से स्वायत्त थे। देखिए, महान साम्राज्य के बड़े नगर यानी कि बिग सिटी स्टेट्स वेर ऑटोनोमस, स्वायत्त थे, उनके ऊपर कोई नहीं था। अपने निर्णय जो थे वे उन लोगों को ही लेने थे, और उन निर्णयों में भी कोई रोक टोक जो थी वो नहीं थी। यहाँ की प्रजा को धर्म के मामले में खासी छूट दी गई थी, यानी कि सेक्युलर था, क्योंकि हमें टॉलरेंस की भावना जो है वह दिख रही है, और इसी की वजह से सेक्युलर था। प्रत्येक नगर के कानून वो शासक अलग अलग थे। देखिए, प्रत्येक नगर को स्वतंत्र कानून था, स्वतंत्र शासक थे, वे अपने तरीके से अपना शासन करते थे। प्रत्येक शहरों के द्वारा केंद्र सरकारों को रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय जैसा ही कुछ जो है मामला है, स्टेट जो थे वे कलेक्ट करते थे टैक्स रेवेन्यूज और केंद्र सरकार को देते थे। इस विशाल साम्राज्य को बलवान रहना पड़ता। अगर समय के किसी भी बिंदु पर दुर्बलता दिखाई देती तो बाह्य आक्रमण जो थे वे निसंदेह शुरू हो जाते और इन लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। और इसी की वजह से छोटे छोटे बाह्य आक्रमण ना हो और उसी से रक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ के राजा को एक बड़ा ही सैन्य, बड़ा स्थायी, वो बड़ा भी था, परमानेंट भी था, सैन्य का निभाव करना पड़ता था, उसको मेंटेन करना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी बिग डील। लश्करी दृष्टि से असीरिया ने खूब विकास साधा था। लश्करी दृष्टि से इतना विकास साधा था कि असीरिया का जो राज्य है वह लश्कर का राज्य कहलाता था। असीरिया का जो राजतंत्र है वह लश्करी तंत्र कहलाता था। तो उस हद तक लश्कर जो है वह जो है प्रभावक था पूरे असीरिया में, असीरिया की संस्कृति में। सरकार का मुख्य ध्यान लश्कर पर था, जिसका जिक्र हमने किया। ऐसे कहा जाता है कि असीरिया का राजतंत्र मतलब लश्करी तंत्र। असीरिया के राजतंत्र को हम लोग 4 मुख्य रूप में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से प्रथम रहेगा रथ दल, दूसरा रहेगा अश्वदल, तीसरा रहेगा इंजीनियरी दल, और जो चौथा है वह है थल सेना यानी कि आर्मी। अब उसके बाद की अगर हम बात करें तो प्रत्येक सैनिक को लोहे का बख्तर पहनाया जाता था, यानी कि प्रत्येक सैनिक का जो जीवन था उसकी कीमत थी और सबको जो है सुरक्षा मिलती थी।
अनेक प्रकारों के हथियार का उपयोग होता था, जिसमें तलवार है, भाल है, धनुष है। तो दे वर इन ए मेटल एज, सो दे वर यूजिंग मल्टीपल टाइप ऑफ मेटल टूल्स या मेटल आप कह लीजिए वेपन्स। उसके बाद युद्ध के समय रथ का उपयोग छूट से होता था। राजा सैन्य का वड़ा था और युद्ध के समय वो सेनापति की भूमिका करता था। सेनापति की भूमि जो है वह युद्ध में एकदम आखिर में बैठ के नहीं करता था, रणभूमि में उतर के दुश्मनों के साथ लड़के करता था। युद्ध में विजयी नगरों को ध्वस्त कर दिया जाता था। जिन नगरों के ऊपर विजय प्राप्त की हो उन नगरों का विनाश कर दिया जाता था। लूटी रकम सैनिकों में बांट दी जाती थी ताकि वे राजा के प्रति ईमानदार रहे। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। इट्स एक्चुअली अ बूस्टिंग। आज के समय जो इंसेंटिव की जो उद्देश्य है, फाइनेंशियल इंसेंटिव का जो उद्देश्य है, ऐसा उद्देश्य दरअसल हमें यहाँ देखने को मिलता है कि एक बार रकम लूट ली है और अगर राज के खजाने में चला जाएगा तो उससे सैनिकों को कोई बूस्ट नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। मगर अगर वो पैसे सैनिकों की जेब में गिरे, सैनिकों के घर में आए, तो उससे अवश्य उन लोगों को बूस्ट मिलेगा, उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वे लोग जीवन पर्यंत राजा से ईमानदार रहेंगे। युद्ध कैदियों को गुलाम बनाया जाता था। ये कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय के संस्कृति में, सभी संस्कृति में लगभग गुलामों का वर्ग था। गुलामों को जो है बंदी बनाया जाता था, उन लोगों के साथ अत्याचार किए जाते थे, उन लोगों के द्वारा कष्टपूर्ण काम किया जाता था, यानी कि करवाया जाता था, उन लोगों को जो है खरीद बेचा जाता था। तो तमाम प्रकार की यातनाएं, प्रताड़नाएं, पीड़ाएं उस समय के गुलामों को दी जाती थी। वैसे ही असीरिया में भी वही हाल था। दुश्मनों के उमराव वर्ग को तड़पा तड़पा के मारा जाता था। एक बार किसी भी राज्य के ऊपर जीत हासिल हो जाए तो वहाँ का जो उमराव वर्ग था उसको अत्यंत पीड़ा देके मार दिया जाता था। उन लोगों को अग्नि से मार दिया जाता था, अग्नि में जीवित डाल दिया जाता था, अपने जो है हाथ पैरों को बांध कर, और ऐसे ही हाथ पैरों को बांध कर नदी में भी फेंका जाता था। ऐसे भी उल्लेख जो है हमें असीरिया से मिले हैं। असीरिया का राजतंत्र भी धर्म के रंग से रंगीन था, उसमें कोई नई बात नहीं है। राजा को असुरदेव का प्रतिनिधि माना जाता था। असुरदेव जो मेन इष्ट देव थे, मेन डेटी थे, राजा को उसका ही रूप माना जाता था। राज्य के कर से गिरजाघरों की तिजोरी भरी जाती थी और ये जो कर होते थे उनके नाम जो है वे भी देवों के नाम पर संबोधा जाता था। असीरिया के समाज में कानून तंत्र अति कठोर था। इतना कठोर था कि हेम्रुबी की जो धारा संहिता उससे भी कठोर था। हेम्रुबी की धारा संहिता से भी कठोर था। असीरिया में जाहिर में मृत्यु से लेकर कम से कम सजाओं तक का प्रावधान था। यस, जाहिर में मृत्यु यानी कि सार्वजनिक तौर पर, खुले में। तो ये जो एकदम चरम हो गई, चरम सीमा हो गई सजाओं की तीव्रता में, बहुत ही कठोर सजा हुई। और वहीं कम से कम सजाओं के भी प्रावधान थे, उसके लिए भी प्रोविजंस जो थी वे की गई थी। गुनहगार को कई बार हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया जाता था। राजा के सर्व कार्य असुर सूर्यदेव की इच्छा से, यह इच्छा है, से होते थे ऐसा माना जाता है। राज्य को विविध प्रांतों में बांट दिया जाता था और यह जो प्रांतों के जो अधिकारी थे उसको सूबा कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत का प्रत्येक सूबा था जिसके द्वारा पूरे राज्य के जो प्रदेश का प्रशासन है वह देखा जाता था। ये सूबे राज्य में कर वसूलते, कानून व्यवस्था की देखभाल करते हैं। वे कर भी वसूलते, यानी कि दे वर रेवेन्यू कलेक्टिंग एंड दे वर ऑल्सो एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द रीजियन। राज्य में व्यवस्थित गुप्तचर तंत्र था, यानी कि इंटेलिजेंस वाज वेरी गुड। उसके साथ साथ संक्षिप्त में समग्र राज्य का आधार जो है वो लश्कर पर था, क्योंकि यह पूरा राज्य ही लश्करी था, लश्कर राज्य ही कहा जाता था। इस वजह से यहाँ का शासन क्रूर व घातकी होना स्वाभाविक था और इसी की वजह से यहाँ का जो शासन था वह एकदम क्रूर था, घातकी था, क्योंकि इन लोगों को सदैव निरंतर रूप से बाह्य आक्रमणों के साथ संघर्ष में उतरना पड़ता था। तो यहाँ की जो प्रजा थी वह एकदम जो है जुस्से वाली थी, युद्ध के जुस्से वाली थी और इसी वजह से यहाँ का जो प्रशासन था, शासन था, वो भी क्रूर था और घातकी था। तो यह लेख में हमने 3 पहलू देखे असीरिया की सभ्यता के बारे में, जिसमें भौगोलिक स्थिति का समावेश हो सकता है, राज्य की इतिहास देखा और उसके साथ साथ राजतंत्र देखा।
आगे हम लोग वहाँ की जो बाकी पहलू है हमारे ब्लूप्रिंट के मुताबिक, जिसमें हम लोग धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कला व संस्कृति, शिक्षण व साहित्य इत्यादि चीज़ों का जो है समावेशन कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको यह वीडियो का एकदम जो है चरम सुख लेना है तो आपको यह वीडियो एकदम सिंगल सेशन में ही देखने होंगे, अपने साथ क्वार्टेट की फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, यानी कि नोटबुक, मोबाइल, पेन और हैंड्स फ्री। तभी आपको जो है इसका जो ऑप्टिमम या फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन है वह प्राप्त होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अभ्यास के साथ, नेक्स्ट विषय के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।